हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की यूपी क्लास सी असिस्टेंट अकाउंटेंट अनऑर्डर की क्लासेस चल रही थी, उसमें हम लोग सिलेबस वाइज प्रिपरेशन कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ऑडिटिंग रिपोर्ट होती है, क्योंकि ऑडिट की रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कितने टाइप्स की रहती है, क्या रहता है, वो हमने डिटेल में समझ लिया था। इसके आगे जो आपका दे रखा है कि क्या फाइनेंशियल रूल्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आज हम पढ़ेंगे आरटीजीएस के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज आरटीजीएस, और जो बीच के 2 पॉइंट रह गए हैं वो आपके मैं आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें कवर करा दूंगी। आज हम समझते हैं आरटीजीएस क्या है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है, अभी तक का नहीं पढ़ा है, तो इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। काफी अच्छे में डिटेल में सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया हुआ है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक फौरन कर दीजिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि आरटीजीएस है क्या। हम सबने आरटीजीएस वर्ड बहुत सुना है, आरटीजीएस के बारे में सुना है, फुल फॉर्म भी आपने पढ़ी होगी। जैसे कि आरटीजीएस यहाँ पर दे रखा है कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि वास्तविक समय में जो सकल निपटान होता है वो आपका क्या कहलाता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस कहलाता है। अगर हम बात करें कि क्या होता है, इट इज ए मनी ट्रांसफर सिस्टम दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर इन रियल टाइम एंड ऑन ए ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस। कि क्या रहता है कि एक मनी ट्रांसफर करने का, क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन इतना ज्यादा हो चुका है, और जब से कोविड का टाइमिंग आया था तो उस पैंडेमिक के बाद से तो आपको पता ही होगा हम लोग ज्यादा चीजें ऑनलाइन करने लगे, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन जो फूड होता है वो भी हम लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं, साथ ही ऑनलाइन सारी चीजें रहती हैं। आजकल जो बैंकिंग के काम है वो भी हम ई बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो ऑनलाइन ही हो रही हैं। तो इसीलिए आरटीजीएस भी आया। आरटीजीएस में ये रहता है कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे, नेफ्ट भी था आपका। आरटीजीएस फिर क्या अलग है, क्या बेनिफिट रहता है आरटीजीएस का, वो सब हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि एक अकाउंट से दूसरे में आप ट्रांसफर कर सकते हैं रियल टाइम में, वास्तविक समय में। जब आप चेक से पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपको कुछ टाइम लगता है ना चेक क्लियरेंस में, लेकिन यहाँ पर आप फौरन ही 24 आवर्स, अब तो ये सुविधा जो है, फैसिलिटी जो है वो 24 आवर्स के लिए, 7 डेज के लिए अवेलेबल है। तो आप आसानी से कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली, लेकिन वहां पर कुछ आपकी मिनिमम लिमिट है, वो चीज देखनी होती है कि कितनी मिनिमम लिमिट है, कितना अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वो हो जाता है आपका आरटीजीएस। आगे समझाया हुआ है कि द रियल टाइम इम्प्लाइज दैट ट्रांजैक्शंस थ्रू आरटीजीएस आर प्रोसेस्ड राइट व्हेन दे आर इनिशिएटेड बाय द सेंडर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वास्तविक समय जो है उसका तात्पर्य क्या होगा कि जैसे ही प्रेषक जो है, यानी कि जो सेंडर है, जो भी ट्रांसफर कर रहा होता है, वो ट्रांसफर करता है, फौरन ही उन चीजों को पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उनका निपटान किया जाता है, सेटलमेंट कर दिया जाता है। बहुत कम टाइम लगता है और आपका अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए इसे बोला जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपकी समझ में आ गया होगा आरटीजीएस क्या है। आइए देखते हैं इसमें आगे हम, और अच्छे से समझने के लिए इसकी जो विशेषताएं हैं, जो इसकी फीचर्स होते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आरटीजीएस के बारे में। तो यहाँ पर पहली जो इसकी दे रखी है विशेषता कि रियल टाइम प्रोसेसिंग, यानी कि वास्तविक समय प्रसंस्करण। तो क्या होती है, मैंने भी आपको समझाया ही है कि रियल टाइम में, वास्तविक समय में आप अमाउंट को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं और उसका अंतिम निपटान यानी कि फाइनल सेटलमेंट हो जाता है बिना किसी बैचिंग के या किसी और प्रोग्रेस के। फिर आ जाता है दूसरा सकल निपटान, ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें रहता है कि एक से एक, यानी कि एक बैंक से दूसरे अकाउंट में आपका सीधा ट्रांसफर हो जाता है और किसी की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आ जाता है उच्च मूल्य लेन देन, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। यहाँ पे रहता है कि अगर आप ज्यादा अमाउंट में करना चाह रहे हैं, बड़ा आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट ज्यादा है, तो वहां पर आपका ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए आरटीजीएस सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ट्रांसफर करने में। यहाँ पर एक मिनिमम लिमिट दे रखी है कि उससे कम हम अमाउंट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा अमाउंट का ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर आ जाता है धन की तत्काल उपलब्धता, इंस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, क्योंकि यहाँ पर रियल टाइम में बहुत स्पीड से ट्रांसफर होता है, तो आप जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि और किसी भी उससे आप कर रहे हैं तो टाइम लगता है ट्रांसफर होने में थोड़ा सा, बैंक के भी अपना प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करता है,
लेकिन इसके आरटीजीएस के थ्रू आप तत्काल फौरन ही इंस्टेंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आ जाता है निरंतर संचालन, कंटिन्यूअस ऑपरेशन। ये बहुत ही अच्छी इसकी एक फैसिलिटी है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 24/7 ये काम करता है। जो इसकी शुरुआत हुई थी या आरटीजीएस की स्टार्ट जो हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरटीजीएस की शुरुआत कब से हुई थी। तो 26 मार्च 2004 यानी कि 26 मार्च 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी। पॉइंट ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि इसका स्टार्ट कब हुआ था। तो 26 मार्च 2004 से इसका स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में जब इसको शुरू किया गया था तो सिर्फ ये बैंक आपस में ही इंटर बैंक की सुविधा दी गई थी कि बैंक आपस में ही ट्रांसफर के लिए इसको यूज करते थे। बाद में इसको सभी के पब्लिक के यूज के लिए जो है खोल दिया गया था और सभी लोग इस फैसिलिटी का यूज करते हैं, इसकी सुविधा का लाभ उठाते हैं। फिर आ जाता है सुरक्षित और विश्वसनीय, सिक्योर एंड रिलायबल। कभी कभी ये होता है ना कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिससे हम ट्रांसफर तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ये रहता है कि हमको डर रहता है कि क्या वो इतनी सेफ और सिक्योर है। लेकिन ये जो आपकी सुविधा है जो आरबीआई ने खुद ही चलाई है, तो वहाँ पर आपको पूरी तरह से सिक्योर है, सेफ है, किसी तरह की आपको डरने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से गोपनीय होती है, यानी कि पूरी तरह से सिक्योर रहती है। फिर आ जाता है कि निपटान और अंतिमता, यानी कि सेटलमेंट और फाइनलिटी, कि एक बार जब आपने इसके थ्रू लेन देन कर लिया है, इसके थ्रू आपने ट्रांजैक्शन कर लिया होता है, तो वहाँ पर आपका लेन देन जो होगा, ट्रांजैक्शन क्या होता है, फाइनल माना जाता है और वो अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि इरिवोकेबल होता है, आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अपरिवर्तनीय होता है। फिर आ जाता है केंद्रीकृत नियंत्रण, सेंट्रलाइज कंट्रोल। यहाँ पर जो सिस्टम होता है, ये जो पूरा आपका आरटीजीएस की प्रणाली है, ये प्रोसेस जो होती है वो आपके सेंट्रल बैंक जो है वहां से डिजाइंड है, रेगुलेटेड है। तो यहाँ पूरी तरह से इसमें क्या रहता है कि आपको एक ट्रस्ट रहता है कि किसी भी तरह की कोई भी फ्रॉड नहीं है, आप उसका आसानी से यूज कर सकते हैं। ये सारे हो गए इसके फीचर्स। तो अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा आरटीजीएस के बारे में। आइए देखते हैं कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अभी तक काफी बेनिफिट्स तो हमको समझ में आ गए हैं, कुछ वैसे ही जो विशेषताएं थी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उन्हीं से ही निकल के आएंगे आपके जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी। जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी होती हैं किसी भी चीज की, तो वहाँ पर दो चीजें रहती हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं वहाँ पर, उसके ड्रॉबैक जो है वो भी दे रखे होते हैं। लेकिन जो बेनिफिट्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ आपके क्या क्या लाभ है हमको वही पता चलते हैं। तो यहाँ पर क्या उसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट हो जाता है, वही पॉइंट आपका पहला बन जाएगा कि रियल टाइम सेटलमेंट, वास्तविक समय निपटान। कितना टाइम लगता है या कितना टाइम लग सकता है, आगे इसमें एमसीक्यूज जो हम सॉल्व करेंगे वहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वास्तविक समय निपटान होता है कि तत्काल फौरन ही आपका जो भी अमाउंट है आप ट्रांसफर कर लेते हैं, अंतिम रूप से ट्रांसफर हो जाता है, और जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर होता है, उसको तत्काल ही अमाउंट आपका मिल जाता है। जैसे कि जो भी यूज के लिए होगा, या इस तरह समझ लीजिए कि बिजनेस की कोई बड़ी डील्स है, वहां पर आपको ट्रांजैक्शन करना है, तो यहाँ पर ये सुविधा काफी हेल्पफुल रहती है। फिर आ जाता है उच्च मूल्य वाले लेन देन, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। जब आप बड़े अमाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर काफी आपको प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन आरटीजीएस के थ्रू अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे। और दूसरी बात, क्योंकि इसमें आपका जो सेंट्रल बैंक है वो सभी इन्वॉल्व रहते हैं, तो इतना तो रेगुलेटेड होता है, तो किसी तरह का कोई डर नहीं रहता है। फिर आ जाता है निपटान जोखिम में कमी, यानी कि रिड्यूस सेटलमेंट रिस्क, कि जब हम जो ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि ये प्रणालियां जो होंगी, बैंक की भी हमें ट्रस्ट रहती है, सेंट्रल बैंक की रहती है। किस वजह से यहाँ पर हमें ये रहता है कि किसी तरह का कोई भी कभी कभी ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पर इसका रिस्क हमको रहता है, क्योंकि हम बड़े अमाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि ट्रांसफर में किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं रहता है, आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है उसको ट्रांसफर होने में अमाउंट को। फिर आ जाता है सटीक और विश्वसनीय प्रसंस्करण, एक्यूरेट एंड रिलायबल प्रोसेसिंग। एक्यूरेट रहती है क्योंकि आपकी जो आरटीजीएस की प्रणाली होती है, इसमें आपकी एरर्स होना या फिर जो किसी भी तरह का कोई करेक्शन होना है, रिकंसलेशन होना है, इन सब में प्रॉब्लम नहीं आती है इतनी। तो इस वजह से क्या रहती है कि एक्यूरेट होती है और रिलायबल होती है। फिर आ जाएगा बेहतर नकदी प्रवाह प्रबंधन, इम्प्रूव कैश फ्लो मैनेजमेंट। ये तो आपको समझ ही गए होंगे, कैश फ्लो जल्दी हो जाता है, तो क्या जल्दी ट्रांसफर कर लेते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना आसान होता है, तो कैश फ्लो इजिली होता है, ज्यादा बेटर लिक्विडिटी मिलती है मैनेजमेंट को। फिर आ जाता है बढ़ी हुई पारदर्शिता, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी,
कि आरटीजीएस ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो क्लियर विजिबिलिटी को इम्प्रूव होती है, उससे आपको आसानी से ट्रांसफर होता है, जिससे कि ये पारदर्शिता रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। और साथ ही क्योंकि इसमें जो भी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती है उनकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही भी रहती है इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, इसलिए ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ट्रस्टेबल होते हैं। फिर आता है कुशल अंतरबैंक निपटान, इफिशिएंट इंटरबैंक सेटलमेंट। ये जो इंटर बैंक होते हैं यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में भी निपटान करना, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि जब स्टार्टिंग हुई थी तो जो बैंक थे वो ही आपस में इंटर बैंक सेटलमेंट के लिए इसको यूज किया जाता था। बाद में आम पब्लिक के लिए, कस्टमर्स के लिए भी इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराया गया था। तो वहाँ पर क्या रहता है कि फंड्स को ट्रांसफर करने में बैंकों को ईजी रहती है, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वो ट्रांसफर कर पाते हैं और सिक्योर भी सेटलमेंट होता है। फिर आ जाता है मौद्रिक नीति कार्यान्वयन के लिए समर्थन, सपोर्ट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। कि जो आरबीआई है आपको पता ही होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कौन रेगुलेट करता है, जो आपका आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट करता है। तो वहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको सपोर्ट करना, नई नई चीजें लाना, नए नए जो बैंकिंग है आज के टाइम में बहुत इम्प्रूव होती जा रही। पहले के टाइम आप लोग को याद होगा कि लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, हमें अमाउंट निकालना है या जमा करना है या कभी कभी पासबुक प्रिंट ही करवानी है, लेकिन आज के टाइम में वो सब बहुत आसान हो गया है। हम घर बैठ के कुछ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन फॉर्म ही भरते हैं, पहले कितनी प्रॉब्लम आती थी भरने में कि आप लोगों को कैफे जाना पड़ता था, वहां पर पेमेंट करवाना। आज के टाइम में कितना इजी हो चुका है कि आप खुद ही अपने कार्ड से पेमेंट कर लेते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर लेते हैं, पेटीएम से कर लेते हैं, बहुत इजी हो चुका है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है इम्प्रूवमेंट लाना चाह रही है उसमें बहुत हेल्पफुल हो गया है ये आरटीजीएस। तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट में उसको बढ़ाने में ये सुविधा काफी इम्पोर्टेंट होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने ये सब समझ लिया कि आरटीजीएस है क्या उसके फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी तो जानना है कि ये काम कैसे करता है, किस तरह से ये वर्क करता है, तभी तो हमें समझ में आएगा कि कैसे हमने कह दिया कि इतना जल्दी काम हमारा हो जाता है, जल्दी ट्रांसफर हम कर सकते हैं। तो ये इसके लिए आपके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके थ्रू क्या होता है आरटीजीएस का काम कंप्लीट होता है। चीजें ऐसे पढ़िए कि पूरी तरह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने, जरूरी नहीं जो एमसीक्यूज मैं करा रही हूँ सॉल्व आपको वही डायरेक्टली आए, जो यहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है उसमें से भी अगर कुछ पूछ लेता है तो आपको आंसर पता होना चाहिए। तो रटने के लिए मत पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि वो चीजें समझ में आ जाए। तो आरटीजीएस क्या होता है या किस तरह से ट्रांजेक्शन हम करते हैं, सबसे पहले आ जाता है पहला पॉइंट। किसी भी चीज में पहला पॉइंट होता है कि स्टार्ट आप कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, इनिशिएशन। तो कैसे किया जाता है प्रारंभ उसका कि जो सेंडर है, जो प्रेषक होता है, जो अमाउंट ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो इंडिविजुअल हो सकता है, तो बिजनेसमैन हो सकता है जो ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो जो भी उसका बैंक होता है अपने बैंक के माध्यम से ही करेगा, क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं बैंक के थ्रू ही होते हैं। तो यहाँ पर बैंक के माध्यम से ही आरटीजीएस करेगा। तो वहां पर वो जिस बैंक में उसे ट्रांसफर करना है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो लेने वाला है, रिसीवर है, वो भी बैंक के थ्रू ही अमाउंट को जो रिसीव करेगा। तो यहाँ पर जो आरटीजीएस होगा उसमें जो प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर बैंक होगा, उसका नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर या किसको अमाउंट ट्रांसफर आप करना चाह रहे हैं, किसके अकाउंट में, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है ये देनी होती है अपने बैंक को जो सेंड कर रहा होगा। फिर जो सेंडर का बैंक होता है यानी कि सेंडर्स बैंक जो होता है, इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद ये देखता है कि जितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाह रहा है सेंडर, क्या उतना अमाउंट उसके अकाउंट में अवेलेबल है। अगर उतना अमाउंट उसके अकाउंट में अवेलेबल होता है तो फिर वो उतने अमाउंट से, उतनी राशि से उसके अकाउंट को डेबिट कर देता है। फिर आता है संचार और रूटिंग, कम्युनिकेशन एंड रूटिंग। इसमें क्या रहता है कि जो प्रेषक का बैंक यानी कि जो सेंडर है उसका बैंक जो होता है वो इस प्रणाली, एक आरटीजीएस जो प्रोसेस होती है, जो सिस्टम है, एक प्रणाली है, उसके अंडर में क्या करता है, जो ट्रांजैक्शन है उसको कर ले जाता है। और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन चैनल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आरटीजीएस का जो काम होता है पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। उसके बाद सिस्टम जो काम कर रहा है इस पर, उसको पूरी इंफॉर्मेशन इनपुट की जाती है और जो रिसीवर बैंक होता है वो इन्फॉर्मेशन उस रिसीवर बैंक तक पहुंचती है। अब आ जाता है मेन काम शुरू होता है रिसिपेंट बैंक का, प्राप्तकर्ता के बैंक का। वो क्या करता है, जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, प्राप्त होती है, तो वो उस अमाउंट को जो भी जिसको ट्रांसफर किया गया है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है या डिपॉजिट कर देता है।
और ये चेक कर और इसका जो विवरण होता है उस सारे विवरण की सटीकता की जांच करता है कि क्या जो अमाउंट ट्रांसफर किया गया वो सही है या नहीं है, जिसने भी ट्रांसफर किया है, ये सारी चीज़ों को पूरी तरह से वो चेक करता है, क्लियर करता है। फिर आ जाता है सेटलमेंट यानी कि निपटान होना। उसके बाद क्या होता है, वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जो जिसने भेजा है उसके अकाउंट से क्या होता है, डेबिट हो जाता है, जिसके अकाउंट में भेजा गया उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह से व्यक्तिगत रूप से क्या होगा, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको निपटाया जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इसे 1 to 1 प्रोसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि सेंडर है, सेंडर का बैंक है, रिसीवर हो गया, रिसीवर का बैंक हो गया, इन्हीं लोगों के बीच में काम होता है और सीधे आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ऐसे अगर जो आप चेक जमा करते हैं तो फिर उसके बाद एक व्यक्ति पास आप चेक जमा करेंगे, वो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद आगे उसको डिपॉजिट किया जाएगा। 5-6 दिन लग जाते हैं क्लियर होने में, लेकिन इससे क्या होता है कि आपका जल्द से जल्द काम का निपटारा हो जाता है। फिर आ जाता है अंतिमता और पुष्टि, फाइनलिटी एंड कंफर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जब सेटलमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो आपका ट्रांजैक्शन हो फाइनल मान लिया जाता है और इरिवोकेबल होता है, यानी कि अपरिवर्तनीय होता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसके बाद रहता है रिपोर्टिंग और समाधान, रिपोर्टिंग एंड रिकंसिलेशन, कि जो भी बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि बिना बैंक के तो आप कर नहीं सकते हैं, वो इस प्रणाली के में क्या करते हैं, लेन देन का विवरण जो है, जो ट्रांजैक्शन का पूरा स्टेटमेंट है वो तैयार करते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके बाद आपस में मिलान करके ये चीज़ फाइनल होती है कि हाँ जो ट्रांजैक्शन किया गया पूरी तरह से कंप्लीट है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि आरटीजीएस से कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो अभी तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कितना अमाउंट है, कितना टाइम है, ये सब जो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वहां हम देखेंगे। तो आगे की वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए चलते हैं अब हम जो एमसीक्यूज है उसकी तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक तो जल्दी से लाइक कर दीजिए जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आरटीजीएस का पूर्ण रूप है, द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस इज रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस स्कीम, रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस स्कीम। काफी एक जैसे, ध्यान से जो लगाइएगा आंसर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो काफी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के आने की, कई बार पूछा जाता है आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान से लगाइएगा आंसर, एक जैसा देखकर कंफ्यूज ना होइएगा। आरटीजीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, वास्तविक समय सकल निपटान। अगर हिंदी में आपका है हिंदी मीडियम तो वास्तविक समय सकल निपटान, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट स्टिपुलेशन फॉर आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस। आरटीजीएस लेनदेन के लिए न्यूनतम राशि की शर्त क्या है। अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि एक अमाउंट होता है मिनिमम, इतना ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे कम अमाउंट में आप आरटीजीएस नहीं कर सकते, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाता है 2 लाख, यानी कि 2 लाख का। 2 लाख के अमाउंट से आप आरटीजीएस स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कम पे नहीं। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट स्टिपुलेशन फॉर आरटीजीएस ट्रांजैक्शन। आरटीजीएस लेनदेन के लिए अधिकतम राशि की शर्त क्या है, ₹10 लाख, ₹50 लाख, ₹1 करोड़, नो लिमिट। अच्छा क्वेश्चन है कि आपको मिनिमम तो पता चल गई कितनी है, 2 लाख की, मैक्सिमम कितनी है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं मेंशन की गई है, नो लिमिट। कितनी भी लिमिट तक, कितने भी पैसे तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं आरटीजीएस के थ्रू। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस में धन हस्तांतरण संदेश प्राप्त करने के बाद लाभार्थी बैंक को लाभार्थी के खाते में क्रेडिट करने के लिए अधिकतम कितना समय दिया जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड टू द बेनिफिशियरी बैंक टू क्रेडिट द बेनिफिशियरीज अकाउंट आफ्टर रिसीविंग द फंड ट्रांसफर मैसेज इन आरटीजीएस। 50 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो रियल टाइम में होता है लेकिन कुछ टाइम लगता है, तो कितना टाइम है ये आगे एमसीक्यूज में देखेंगे। तो यही पर क्वेश्चन है वो आपका कि जब हम जो आरटीजीएस के थ्रू अमाउंट ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वहां पर जब अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जो रिसीवर होगा उसके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो कितना टाइम लगता है, तो उसमें लगता है 30 मिनट का, 30 मिनट का अधिकतम मैक्सिमम टाइम लगता है, उसमें आपका अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आरटीजीएस की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ आरटीजीएस।
यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा फीचर आरटीजीएस का नहीं है। अभी हम लोगों ने पढ़े थे सारे फीचर्स आरटीजीएस के, तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं होगा। रियल टाइम, ग्रॉस बेसिस, नेटिंग, ऑर्डर बाय ऑर्डर सेटलमेंट। तो रियल टाइम भी था, हमने पढ़ा था। ग्रॉस बेसिस भी था, सकल आधार पे होता है, ये भी हमने पढ़ा था। ऑर्डर बाय ऑर्डर यानी कि एक से एक को ट्रांसफर होता है, आपने 1 बाय 1 होता है, आपने पढ़ा था, व्यक्तिगत पर्सनली होता है। क्या नहीं होता है? नेटिंग। जो नेटिंग थी ये विशेषता नहीं थी आरटीजीएस की। अब नेटिंग क्या होता है, चलिए आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, देखते हैं नेटिंग क्या होता है। थोड़ी मेहनत आप लोग करिए, ढूंढिए नेटिंग क्या होता है, नेटिंग के बारे में तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि नेटिंग होता क्या है। तो नेटिंग जो होगी वो आरटीजीएस की विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी इस पर आगे की आपकी, उसमें मैं जिन बच्चों ने सही करेक्ट बताया होगा नेटिंग के बारे में, उन सारे बच्चों के नाम मेंशन करूंगी, तो आप लोग मुझे बताइएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमपीएस में आई का क्या अर्थ है? व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन आईएमपीएस? तो आईएमपीएस क्या होता है? सबसे पहले तो यही वाला हो जाएगा इंपॉर्टेंट कि आईएमपीएस क्या है? इंस्टेंट इंटरफेस इमीडिएट। आईएमपीएस की जब बात आती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि जो उसका में आई का मतलब क्या होगा। आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, उसको बोलते हैं आईएमपीएस शॉर्ट में। तो यहाँ पर आई का क्या मतलब होगा? हो जाएगा इमीडिएट यानी कि तत्काल। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अब ये कहाँ से आया? तो क्योंकि आपका जो आरटीजीएस है उसमें भी तो यही सिस्टम ही रहता है ना, आप तुरंत ही इमीडिएट ही तो तत्काल ही तो ट्रांसफर हो रहा है अमाउंट, वहां पर ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर? एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का साधन कौन सा नहीं है? आरटीजीएस, एनपीए, नेफ्ट, आईएमपीएस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर तो यहाँ पर जो दे रखी हैं सुविधाएं उसमें से कौन सी नहीं होती है इस ट्रांसफर का हिस्सा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको आरटीजीएस के बारे में आपने पढ़ ही लिया, आईएमपीएस की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता ही दी। नेफ्ट जो होगा उसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये फुल फॉर्म हो जाएगी। आरटीजीएस की मैं पता ही थी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो यहाँ पर एनपीए जो है, एनपीए क्या होता है? एनपीए जो होगा जब बैंक जो होता है लोन देता है, और जिन लोगों ने लोन लिया होता है, जो बैंक के कर्जदार होते हैं जिन्होंने लोन लिया होगा, वो बैंक को इंस्टॉलमेंट जो होती है पे करने में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में आप पे करते हैं जो बैंक का लोन होता है उसको आप पे करने में क्या होता है, चूक जाते हैं या नहीं जो पूरी तरह आपके पास नहीं होता इतना अमाउंट कि आप जो है पेमेंट कर सके, सक्षम नहीं होते, कैपेबल नहीं होते, इतनी एसेट नहीं रह जाती हैं जो आप पेमेंट कर सकें, तो वहां पर क्या रहता है, बैंकों की रकम बैंकों का अमाउंट तो फंस गया आपके पास, तो वहां पर बैंक क्या करता है, इस तरह के लोन को एनपीए घोषित कर देता है। इसे क्या कहा जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। तो ये जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से कनेक्टेड नहीं होता है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया होगा आपको सबके बारे में। यहाँ पर बाकी तीनों क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से जुड़े हुए हैं, यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से आप ट्रांसफर मनी का कर सकते हैं, बाकी तीनों के थ्रू, एनपीए के थ्रू नहीं कर सकते। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूनिफाइड प्रोसेसिंग इन्वेंशन अल्ट्रा पेमेंट इंटरफेस, यूज पेमेंट इंस्टेंटली, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो यूपीआई है उसका पूर्ण रूप क्या है, उसकी फुल फॉर्म आपको बताना है। ज्यादातर ये सारी चीजें क्या है, ऑनलाइन ट्रांसफर से ही रिलेटेड है, तो क्वेश्चन इनमें से किसी से भी बन सकता है, किसी की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो सबकी ध्यान में रखिएगा आप लोग। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आप सभी लोग यूज करते ही हैं, यूपीआई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फुल फॉर्म अक्सर बच्चों को ध्यान में नहीं रहती है कि फुल फॉर्म क्या होगी। तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आपका एकीकृत भुगतान इंटरफेस होता है, ये हो जाएगी यूपीआई की फुल फॉर्म। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमपीएस? इंस्टेंट पेमेंट सेक्टर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सेक्टर, इंस्टेंट पेमेंट सर्विस। तो अभी मैंने इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बता ही दी थी कि क्या होगी।
इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तत्काल भुगतान सेवा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से उच्च मूल्य और समय महत्वपूर्ण लेन देन के लिए किया जाता है? विच डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर हाई वैल्यू एंड टाइम क्रिटिकल ट्रांजैक्शन? नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। यहाँ पर सारी फुल फॉर्म मैंने लिख दी है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इसमें से किसी की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो 1 मार्क नंबर आपका आसानी से मिल जाना है इस क्वेश्चन से। ये सारी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। अब कह रहा है कि ये चारों ही तरीके तो होते ही हैं ट्रांसफर करने के अमाउंट को। ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से करते हैं, डिजिटली करते हैं, लेकिन पॉइंट जो आपका मेन कह रहा है कि हाई वैल्यू और टाइम क्रिटिकल ट्रांजैक्शन, यानी कम समय में और हाई वैल्यू ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन सी सुविधा मिलती है, किस प्रोसेस से मिलती है, किस प्रणाली से मिलती है? तो वो मिल जाएगी आपकी आरटीजीएस, जो भी आपने पढ़ा है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, उससे मिलती है। कम समय में इमीडिएट आपका अमाउंट का ट्रांसफर आप आसानी से कर सकते हैं, टाइम भी कम लगता है, और ज्यादा से ज्यादा हाई वैल्यू, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। मिनिमम तो है 2 लाख की, मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है, तो आप कितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डिजिटल पेमेंट सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल है? यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट और चेक। आपको ये बताना है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो होता है उसमें कौन सा शामिल है। नीचे यहाँ पर आपके कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो आपको ऊपर से ये देखना है कि कौन कौन शामिल है, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे आपकी कॉम्बिनेशन, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि क्या करेक्ट आंसर है, किससे आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। पहले पॉइंट ऊपर से देख लीजिएगा, जो जो सही लगे उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नीचे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आरटीजीएस आपका सारा क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन अब नहीं रह गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।